नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जून के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन को आप लंबे समय तक याद कर पाएँ और आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएँ। यहाँ पर स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जितना रिक्वायर होगा उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो आप लाइक करके और अपने दोस्तों तक शेयर करके ज़रूर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग बना रखी है जैसे कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके 80th सेशन होगा जिसके प्रेसिडेंट अभी नियुक्त हुए हैं। आईपीएल का समापन हुआ है, किस टीम ने जीता है, किसको हराकर फाइनल में जीता है, ये सभी बात करेंगे। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप जिसका नाम है MSC इरीना, ये किस कंट्री के फ्लैग के नीचे चल रहा है, कार्य कर रहा है, इसकी बात होगी। और 12th नंबर का ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा, 11th नंबर का कहाँ पर हुआ है, इसकी बात करेंगे। और पटौदी ट्रॉफी, ये क्रिकेट की एक ट्रॉफी थी, इंटरनेशनल ट्रॉफी थी, जिसका नाम अभी रिसेंटली में अभी के जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल खिलाड़ियों के नाम पर कर दिया गया है, उसकी बात होगी। और उल्लास स्कीम ये चर्चाओं में क्यों रही, इसकी बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने अपने डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको सोलर के माध्यम से प्राप्त करने शुरू कर दी है। मतलब अगर उनको 100% एनर्जी चाहिए तो सारी की सारी वो सोलर से एनर्जी ले लेते हैं। ये ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है, इसकी बात करेंगे। कंवर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, क्यों चर्चाओं में रहा, ये चर्चा होगी। और लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट डेज को तो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सा राज्य है जिसने कोतपा एक्ट के माध्यम से अभी जो तंबाकू है उसकी परचेज की एज को मॉडिफाई कर दिया है। और ये सभी बार हुक्काज, जो बार होंगे, हुक्का होंगे, वहाँ पर इनको अप्लाई करना, स्ट्रिक्टली से अप्लाई करने का अनाउंसमेंट किया है। ये राज्य है कर्नाटका ने जो तंबाकू रेगुलेशन है कोतपा, कर्नाटका अमेंडमेंट एक्ट 2024, इसको इम्प्लीमेंट किया है, पास किया है। और इसके माध्यम से जो लीगल एज हो जाएगी तंबाकू को खरीदने की, वो 18 से 21 साल अब हो जाएगी। पहले 18 थी, अब 21 हो जाएगी। और अब अगर कोई 21 साल से कम उम्र के बार, जो हुक्का बार है या फिर कैफ़े है, पब्स है या रेस्टोरेंट है, वहाँ पर परोसता है, तो उन पर लीगल एक्शन भी सरकार के द्वारा लिया जा सकता है और पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। ये कर्नाटका के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन, यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80th जो सेशन होगा उसके लिए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हो गए हैं, तो उनके प्रेसिडेंट बने हैं फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर है फॉर्मर पहले, इनका नाम है एनालेना बैरबॉक। कौन? एनालेना बैरबॉक। ये यूएनजीए के 80th सेशन की प्रेसिडेंट के रूप में अभी रिसेंटली में 167 वोट्स के साथ यहाँ पर जीत घोषित हुई है इनकी। और इनके अपोनेंट थी हेल्गा चिमिड, ये इनके अपोनेंट थे जिनको 7 वोट मिले और 14 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट वोटिंग में नहीं किया है। और ये अब प्रेसिडेंट बन गई हैं यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन और जो अदर ग्रुप्स हैं उसमें 5th वुमेन ओवरऑल बनी है, जो कि और पहली वुमेन बनी है वहाँ की, और ओवरऑल 5th वुमेन बनी है जो कि प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80th सेशन में। ध्यान रखिएगा, एनालेना बैरबॉक। आईपीएल का समापन हो गया। आईपीएल भारतीय प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म है। और ये पूरा घरेलू लेवल का, और इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंटरटेनमेंट पर्पस से ये मैचेस होते हैं
और ये भारत में करवाया जाता है लीग। बहुत पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है, बहुत पैसा लगाया जाता है, बहुत पैसा यहाँ पर आता है। कमाई का साधन है बीसीसीआई का। भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है बीसीसीआई। तो अभी रिसेंटली में इस टूर्नामेंट को किसने जीत लिया? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई है पंजाब किंग्स को हराकर। ओवरऑल अगर बात करें तो इस मैच में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कुणाल पांड्या, जो कि आरसीबी से ही खेल रहे थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से ही खेलते हैं, इनको मैन ऑफ द मैच मिला। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब सूर्य कुमार यादव को मिला है। ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक सी समरी है। अगला क्वेश्चन, ली जे मियांग ये प्रेसिडेंट बन गए हैं किस कंट्री के? साउथ कोरिया के। रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया के 14th नंबर के प्रेसिडेंट ली जे मियांग बने हैं। कौन बने? ली जे मियांग। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में फोटो हटा दिया गया है बांग्लादेशी करेंसी नोट से। किसका? तो शेख मुजीबुर रहमान। सुना होगा आपने, शेख मुजीबुर रहमान। जिस प्रकार से भारत के नोट में गांधी जी का फोटो होता है, उसी प्रकार से बांग्लादेश के नोट में शेख मुजीबुर रहमान का फोटो होता था, लेकिन सरकार वहां पर चली गई और अभी रिसेंटली में जो सरकार वहां चल रही है, वहां पर शेख मुजीबुर रहमान का जो फोटो है उन्होंने ये हटा दिया है। और ये कौन है? ये आज़ादी दिलाने वाले सबसे बड़े बांग्लादेश के नेता थे और इनकी ही जो पुत्री हैं, इनका नाम है शेख हसीना। ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन तख्ता पलट की वजह से, मतलब तख्ता क्या, इनको हटाने की वजह से, विद्रोह की वजह से अब ये इस पद पर नहीं है। और शेख मुजीबुर रहमान की जो डॉटर थी वो देश छोड़ के चली गई हैं और अब जो सरकार चल रही है उसने यहाँ पर फोटो बांग्लादेशी नोट से शेख मुजीबुर रहमान का फोटो हटाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंटेनर शिप MSC इरीना, ये अभी रिसेंटली में चल रही है। ये सामान को इधर से उधर लेकर जा रही है। किस कंट्री के फ्लैग में ये कार्य कर रही है? तो लाइबेरियन जो कंट्री है, इसके फ्लैग के अंतर्गत ये कार्य कर रही है। MSC का मतलब है मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, इरीना इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप है ये, जो अभी रिसेंटली में सामान की आवाजाही इधर से उधर कर रहा है लेबनान के झंडे के नीचे। अगला क्वेश्चन, कौन सा कंट्री है जो कि 101वां WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जिसने फॉर्मली एक्सेप्ट किया है एग्रीमेंट को फिशरीज सब्सिडीज़ के लिए? तो फिशरीज सब्सिडीज़ के लिए एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया है, 101वां WTO का मेंबर बना है, जिसका नाम है निकारागुआ। कौन सा? निकारागुआ। ये अफ्रीकन कंट्री है जो कि 101वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना और इसने ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया है कि जो फिशरीज़ है, जो फिशरीज़ का बिजनेस है, उसमें सब्सिडीज़ को यहाँ पर जो WTO के द्वारा तय की गई हैं उनको यहाँ पर एक्सेप्ट करता है, जिससे फिशरीज़ का जो सिस्टम है उसको यहाँ पर और बेहतर जो व्यापार है उसका बढ़ पाएगा। ध्यान रखिएगा, किसने? निकारागुआ ऐसा ही कंट्री बना है। अगला क्वेश्चन, 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की जो मीटिंग होगी 2026 में, इसको कौन होस्ट करेगा? तो इसको कौन होस्ट करेगा? भारत के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। 11th नंबर की जो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हुई थी वो ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें भारत ने पहलगांव जो अटैक हुआ था उसका कड़ा विरोध किया। और अब 2026 की जो 12th नंबर की ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की जो मीटिंग है, इसको भारत के द्वारा ही ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। भारत को ही इसकी चेयरमैनशिप मिली है और भारत के जो इस समय पर स्पीकर है ओम बिरला साहब, उन्होंने 15वें नंबर की जो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम थी उसमें पार्टिसिपेट किया और भारत की तरफ से पहलगांव जो अटैक हुआ उस पर यहाँ पर निंदा यहाँ पर जताई है और सभी देशों ने लगभग इसको एक्सेप्ट भी किया है। अगला क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज
जिसका नाम था पहले क्या, पटौदी ट्रॉफी। पटौदी ट्रॉफी का नाम अब चेंज करके, जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाली ये ट्रॉफी है, इसका नाम चेंज करके पटौदी ट्रॉफी का नाम चेंज करके एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है। एंडरसन ये इंग्लैंड के बेहतरीन गेंदबाज और दुनिया के ऐसे गेंदबाज हैं जो फास्ट बॉलर हैं और सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिए हैं। और तेंदुलकर दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं, ये सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाने वाले प्लेयर हैं। इनके नाम पर पटौदी ट्रॉफी का नाम चेंज करके अभी रिसेंटली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के अंतर्गत यहाँ पर सिलेक्शन वगैरह होते हैं। 1973 से इस अवार्ड की जो शॉर्टलिस्ट है वो यही मिनिस्ट्री करती है। और भारत की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, और जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो इस अवार्ड से नर्सेस को सम्मानित करते हैं। उनके अभूतपूर्व कार्य, उनका जो सहयोग होता है मेडिकल फील्ड में, उसको देखते हुए उनको ये सम्मान दिया जाता है। यहाँ पर जो ये अवार्ड है इसमें सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, कैश अवार्ड और मेडल भी प्राप्त होता है। कैश अवार्ड के रूप में 1 लाख रुपया यहाँ पर दिया जाता है। 2025 में टोटल 15 नर्सेस को द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मेनार और कीचन वेटलैंड, ये चर्चाओं में रहा। क्यों चर्चाओं में रहा? जो मेनार और कीचन वेटलैंड है, इनको यह भी इसलिए चर्चाओं में रहा क्योंकि इनको रामसर साइट घोषित किया गया है। मेनार की बात करें तो ये राजस्थान के उदयपुर में है, और कीचन ये फलोदी, ये भी राजस्थान में ही है, फलोदी में है। तो ये दोनों अभी रामसर साइट्स घोषित हुए हैं, जिसकी वजह से चर्चाओं में रहे हैं। 2 नई रामसर साइट्स भारत की घोषित हो चुकी हैं, जो कि दोनों की दोनों राजस्थान की थी। अगला क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट नामक जो एक्सरसाइज है ये भारत के साथ किन किन कंट्रीज़ में के साथ यहाँ पे होती है? तो भारत ने तो इसमें पार्टिसिपेट किया ही है। ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये मंगोलिया और भारत के बीच में ऑर्गेनाइज होती है, जिसको इस बार उलन बटार मंगोलिया की कैपिटल में ऑर्गेनाइज कराया गया है। 17th नंबर की ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। कोलैबोरेशन के लिए और पीस कीपिंग के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिससे कि बुरे समय पर दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्रीज़ है वो मिलकर कार्य कर सके, और उनको पहले से एक्सपीरियंस हो मिलकर कार्य करने का, तो और बेहतर से वो उस क्रिटिकल कंडीशन में परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है। अगला क्वेश्चन, आइस ब्रेकर मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय, तो आइस ब्रेकर मिसाइल भारत प्लान कर रहा है अपने इंडियन एयरफोर्स को के लिए खरीदने के लिए, और ये भी डेवलप किसने की है? तो ये इजराइल के द्वारा डेवलप की गई है। और भारत इसकी जो लॉन्ग रेंज क्षमता है मारने की, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है ये, और ये एक प्रकार की गाइडेंस और ऑटोनोमस कैपेबिलिटी रखती है, जिसकी वजह से भारत इसको परचेज करने की कोशिश कर रहा है। और इसको डेवलप किसने किया? तो फ्रांस और इजराइल दोनों की कंपनियों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। और ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायली डिफेंस कंपनी दोनों ने मिलकर किया, लेकिन भारत इसके लिए एग्रीमेंट इजराइल के साथ साइन करने के लिए यहाँ पर चर्चाओं में आया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये यूनियन जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, कृषि को बेहतर और किसानों की डबल इनकम करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, जिसमें किसानों को ऋण प्रोवाइड सस्ते दामों पर कराए जाएंगे, जिससे कि वो अपने टेक्नोलॉजी परचेज कर सके, और टेक्नोलॉजी भी उनको अवेलेबल कराई जाएगी। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराई जाएगी, जिससे वो अपनी खेती और बेहतर कर सके। ये अलग अलग जो NGOs हैं उनके माध्यम से सरकार प्रोवाइड कराएगी। साथ साथ जो बेहतरीन किस्म के बीज हैं उनको भी सरकारी माध्यम से जो गांव के किसान हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। और खेती के अलावा इसमें किसानों को
अन्य जो चीज़ें हैं जैसे पशुपालन हो गया, फिशरीज़ हो गई, फार्मिंग हो गई, वो भी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और उसके लिए यहाँ पर ऋण की उपलब्धता भी सरकार कराने की कोशिश कर रही है। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया, तो इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर से, जो हमारे इस समय का यूनियन मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान कृषि के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो महाराष्ट्र के किसानों को प्रोत्साहित कर रही है क्लीन प्लांट प्रोग्राम के माध्यम से कि वो ग्रेप्स, ऑरेंजेस और पोमेग्रेनेट्स का उत्पादन करें। और ये क्लीन का मतलब क्या है कि मतलब ऐसे ग्रेप्स, ऑरेंज और पोमेग्रेनेट्स का उत्पादन करें जो कि डिसीज़ फ्री हो, हाई क्वालिटी का हो, जिनको वो इंटरनेशनली लेवल पर पहुंचा सके। और सिर्फ इन्हीं फलों का नहीं, इसके अलावा फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया और फ्लावर्स हो गए, अलग अलग हाई क्वालिटी के उत्पादन करें, जिससे कि भारत उनको सर्टिफाई कर पाए और उनको इंटरनेशनली मार्केट पे उतार पाए, जिससे कि किसानों का भी बेनिफिट हो और सरकार और देश का भी नाम रोशन हो क्लीन प्लांट प्रोग्राम के माध्यम से। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ऐसा बना है, पहला राज्य बना है मिजोरम के बाद दूसरा राज्य ऐसा बना है जो कि फुली लिटरेट हो चुका है। फुली लिटरेट का मतलब अगर उस राज्य में 98% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं तो उसको लिटरेट मान लिया जाता है। 100% फुली लिटरेट, तो फुली लिटरेट का मतलब 98% है यहाँ पर। और ऐसा करने वाला इससे पहले मिजोरम था। उल्लास स्कीम इसमें मेन सहायक रही। उल्लास स्कीम में पहला राज्य मिजोरम रहा जो कि फुली लिटरेट हो चुका है, और अभी रिसेंटली में गोवा रहा है। इससे पहले यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप थी जो कि फुली लिटरेट थी, मतलब 98% से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर पढ़ना लिखना जानते हैं। और इसके लिए उल्लास जो स्कीम है वो बहुत मददगार रही है भारत के पर्सपेक्टिव से, भारत को एजुकेशन बढ़ाने के पर्सपेक्टिव से। और जो उल्लास स्कीम है इसको 2022 से 27 5 सालों के लिए लॉन्च किया गया है, बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसने अभी रिसेंटली में ऑनरी रैंक प्रमोशन स्कीम लॉन्च की है, जिससे कि CAPF है जो रिटायर्ड पर्सन है उनको प्रमोशन स्कीम के माध्यम से ऑनरी रैंक दी जाए और उनको रिटायर किया जा सके। असम राइफल्स और CAPF दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, और जो रिटायर एज में होंगे उनको ऑनरी रिटायरमेंट रैंक भी दी जाए, जिससे कि उनको और प्रोत्साहन मिल पाए और वो जो पर्सन्स है वो इस फील्ड में ज़्यादा एनकरेज माध्यम से आ पाए। तो सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कि ऑनरी रैंक प्रमोशन स्कीम यहाँ पर ला चुकी है, जिससे कि रिटायर्ड होने वाले जो पर्सन है उनको यहाँ पर ऑनरी रैंक प्रोवाइड कराई जाए, मतलब लास्ट में एक सम्मान के रूप में एक पोस्ट बढ़ा दी जाए और उनको रिटायर कर दिया जाए। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में जो नीरज चोपड़ा है जेवलिन थ्रो के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इन्होंने भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया, भारत को दूसरे ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिलवाया जेवलिन थ्रो में। और इनको अभी रिसेंटली में इनके परफॉर्मेंस देखते हुए इनको टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर का पद भी दिया गया था। ये सूबेदार थे, सूबेदार से इनको ऑफिसर बना दिया गया और अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑडी इंडिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा ये जेवलिन थ्रो के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया जिसने अपने ज़िले की जितनी भी एनर्जी है उसको सोलर के माध्यम से वो प्राप्त कर लेता है। और ऐसा करने वाला दीव एक डिस्ट्रिक्ट है जिसने अपने राज्य में जितनी भी एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होती है वो सोलर के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी जी के द्वारा इनका भी नेशनल मॉडल के रूप में इनको प्रेजेंट किया गया क्लीन एनर्जी के लिए कि इन्होंने किस प्रकार से बेहतर कार्य किया और अपने ज़िले में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये सोलर एनर्जी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ऐसा करने वाला ये पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है।
अगला क्वेश्चन, यंगेस्ट इंडियन प्लेयर कौन है जिन्होंने 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट कर दिया है? और ऐसा करने वाले ये भारत के सेकंड पर्सन, भारत के फर्स्ट पर्सन और दुनिया के सेकंड पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट किया। इनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पडाकांती। 7 समिट चैलेंज क्या है कि हाईएस्ट जो पीक है सातों कॉन्टिनेंट में, उनमें चढ़ाई की है इन्होंने, और ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के पहले पर्सन ये बन चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां पर नाग शंकर टेम्पल है, जो अभी रिसेंटली में मॉडल टेम्पल के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है? किसके लिए? टर्टल कंजर्वेशन के लिए। तो टर्टल कंजर्वेशन के लिए मॉडल टेम्पल के रूप में असम में जो अवेलेबल है नाग शंकर टेम्पल, ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, वहाँ पर ये अवेलेबल है, और इसका जो एफर्ट है वो मॉडल के रूप में दिखाया गया है टर्टल कंजर्वेशन के लिए, इसीलिए चर्चाओं में रहा। और लॉर्ड विष्णु के लिए ये समर्पित है, लॉर्ड शिवा के लिए समर्पित है ये वाला टेम्पल। अगला क्वेश्चन, कौन सा इंडिया का स्टेट है? वैसे गुजरात है। ये 24th स्टेट बना है जिसने 100%, जहां पर 100% रेलवे रूट्स इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। तो 100% जो रूट है रेलवे की इलेक्ट्रीफाइड रूट हो चुके हैं, वो कौन से हैं? 24th स्टेट ऐसा बना है गुजरात। लगभग रेलवे 90% के आसपास अपने सभी रूट्स इलेक्ट्रीफाइड कर चुका है, और भारत का टारगेट भी है कि 2030 तक अपने आप को नेट जीरो की तरफ आगे बढ़ाना और 2070 तक नेट जीरो कार्बन 100% कर लेना। इसके लिए इसमें एक अहम कदम ये बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कौन से ऐसा नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कैपिटल है जहां पर इंडियन रेलवे का नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है? तो नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है मिजोरम, उसकी कैपिटल है ऐज़वाल। ऐज़वाल भी अब नेशनल रेलवे लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये भी अब कनेक्ट हो चुकी है भारत के रेलवे सिस्टम से। इससे पहले आसाम की जो कैपिटल है वो हुई, फिर त्रिपुरा की हुई, फिर अरुणाचल प्रदेश की हुई। अब धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की कैपिटल रेलवे के माध्यम से कनेक्ट की जा रही है। अगला क्वेश्चन, फिल्म मेकर है जाफर पनाही। ये अभी रिसेंटली में 78 कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको टॉप ऑनर दिया गया। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ईरान से बिलोंग करते हैं। इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनका नाम जाफर पनाही। अगला क्वेश्चन, किस सिटी में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा कृषि उद्योग समागम 2025 का इनॉग्रेशन हुआ है? तो कृषि उद्योग समागम 2025 का इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली में किया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? नरसिंहपुर में जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से वहाँ पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कृषि उद्योग समागम 2025 को अभी रिसेंटली में इनॉग्रेट किया है कृषि को प्रमोट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने अभी MOU साइन किया है कालाजार को एलिमिनेट करने के लिए 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में WHO के साथ? तो WHO के साथ अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है चाड, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान और सूडान। ये 6 अफ्रीकन कंट्री हैं जिन्होंने MOU साइन किया है WHO के साथ, जिससे कि वो कालाजार को एलिमिनेट करेंगे WHO की हेल्प से। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है निक्यूसर डान। ये अभी रिसेंटली में प्रेसिडेंट बने हैं रोमानिया के। इनका नाम ध्यान रखिएगा, निक्यूसर डैन इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 जिसकी थीम क्या रखी गई और इसका इनॉग्रेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया, जो कि इस समय पर कम्युनिकेशन इस समय पर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन को ये प्रमोट करने के लिए उनके भी स्पेशल मिनिस्टर्स बनाए गए हैं और ये इस समय सिविल एविएशन के भी मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर। और इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म ये अभी 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम रखी गई, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा
किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, 26th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो 26 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप गुमी में साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज हुई है, जिसमें भारत के प्लेयर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। इसे 27 से लेकर 31 मई तक गुमी साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत ने यहाँ पर सेकंड पोजीशन हासिल की है। भारत को टोटल 24 मेडल मिले, जिनमें 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। और भारत ने यहाँ पर सेकंड पोजीशन, चाइना ने यहाँ पर टॉप पोजीशन हासिल की है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में किसको चेयरमैन फुटवियर एंड लेदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बनाया है? तो चेयरमैन फुटवियर एंड लेदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का पूरन चांद डावर को बनाया गया है। ये लेदर की जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए इनको इस समय पर चेयरमैन बनाया गया, और इस एक काउंसिल को इसीलिए डेवलप किया गया है जिससे कि लेदर और फुटवियर है उसको प्रमोट किया जा सके और उसके सेक्टर को बेहतर किया जा सके। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, कंवल टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली चर्चाओं में क्यों रहा? कंवल टाइगर रिजर्व इसलिए चर्चाओं में रहा क्योंकि कंवल टाइगर रिजर्व और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है और कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, दोनों के बीच में एक लिंकिंग किया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर लिंकिंग की वजह से ये चर्चाओं में आ गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में सिल्वर नोटिस सिस्टम क्यों जारी किया गया? इसलिए जारी किया गया जिससे कि ट्रेस किया जा सके और रिकवर किया जा सके क्रिमिनल एसेट्स को, और जिससे कि क्रिमिनल्स की जो एसेट्स है उनको रिकवर करके जो भी भारत सरकार या इंटरनेशनल गवर्नमेंट का जो खर्चा हुआ है उसको यहाँ पर निकाला जा सके। और ये इंटरपोल के द्वारा सिल्वर नोटिस सिस्टम 2025 में लॉन्च किया गया, और ये ट्रेस और रिकवर क्रिमिनल एसेट्स को करने के लिए किया गया है। और भारत में इंटरपोल की कौन मदद करेगा? तो भारत में भारत पोल जो कि सीबीआई के अंतर्गत काम करती है, मतलब सीबीआई मेन संस्था है जो कि इंटरपोल से डायरेक्ट कनेक्ट करती है और भारत में इंटरपोल की मदद करती है। और इंटरपोल की जो सिस्टम है उसको भारत में, जो बेहतर सिस्टम है उनको भारत में भी इम्प्लीमेंट करती है। और सीबीआई के अंतर्गत एक भारत पोल नाम की एक संस्था भी डेवलप हुई जो कि अब फोकस्ड वे में एक क्रिमिनल्स है उन पर यहाँ निगरानी रखती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नए डायरेक्टर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के कौन बने हैं? तो नए डायरेक्टर बने हैं अश्वनी लोहानी, ये एक्स चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, और ये डायरेक्टर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अभी रिसेंटली में नियुक्त हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये हम 5 जून को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी गई। और अगला है वर्ल्ड बाइसिकल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड बाइसिकल डे हम 3 जून को ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको 2018 से शुरू किया गया था। बाइसिकल के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। अगला वर्ल्ड नो टोबैको डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये हम 31 मई को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशन अनमास्किंग द अपील रखी गई है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड थायराइड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 25 मई को हम वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम थायराइड डिसीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।